तो कंपाउंड सेंटेंस में हमको ध्यान नहीं देना है। पहले चीज कि कंपाउंड सेंटेंस, अ सेंटेंस इट हैज और दैट हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस में जो दो क्लॉजेज होंगी या दो से ज्यादा जो भी क्लॉजेज होंगी वो इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट होने से मतलब क्या है? कोई भी क्लॉज इंडिपेंडेंट है, इससे मतलब इस बात से है कि वो क्लॉजेज अपनी मीनिंग देने में किसी पे डिपेंड नहीं होंगी। मींस वो दोनों क्लॉजेज अकेले स्टैंड कर सकते हैं अपनी कंप्लीट मीनिंग के साथ। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज नो डिपेंडेंसी, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, राइट। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, तो उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक। फिर क्या देखा हमने? इट ज्वाइंड बाय अ कॉमा। इनको किससे जोड़ा जाएगा? कॉमा से जोड़ा जाएगा। मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले कॉमा यूज होगा। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है, उनके माध्यम से जोड़ा जाता है। मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं हमारे, इनके पहले आपको कॉमा लगाना पड़ता है या लगा होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। आइए, द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, राइट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? तो बताया था आपको, ये फैन बॉयज होते हैं। क्लियर? फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का निमोनिक क्या है, तरीका क्या है? फैन बॉयज, राइट। फैन बॉयज। एफ से मतलब किसे है? फॉर से है। ए का मतलब एंड से है। एन का मतलब नॉर से है। बी का मतलब बट से है। ओ मीन्स और। वाई मतलब येट। एस मतलब सो। क्लियर? फॉर एंड नॉर बट और येट सो, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, I drink green tea. I drink green tea. I drink green tea, but they drink coffee. But they drink coffee. Clear? Conjunction but, right? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसके पहले कॉमा लगा हुआ है। अब देखते हैं पहली क्लॉज, आई ड्रिंक ग्रीन टी। दूसरी क्लॉज, दे ड्रिंक कॉफी, राइट। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, व्हाट इज क्लॉज?
Basically, it is a part of a sentence. Basically, it is a part of a sentence and it has subject verb combination. राइट? बेसिकली क्लॉज जो होता है आपका वो सेंटेंस का एक पार्ट है. इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रखता है. मतलब किसी भी क्लॉज में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी. चेक कर लीजिए. आई आपका सब्जेक्ट है, ड्रिंक आपकी वर्ब है. तो आई ड्रिंक ग्रीन टी पहली क्लॉज हो गई. बीच में कंजंक्शंस लगाकर हमने सेंटेंस को जोड़ दिया है. दूसरी क्लॉज हमारी दे ड्रिंक कॉफी. दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक हमारी वर्ब हो गई. तो दोनों क्लॉजेस में हमको सब्जेक्ट और वर्ब मिल रही है. मींस ये दोनों हमारी क्लॉजेस हो गई. क्लियर? क्लॉज क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, फ्रेज में नहीं होता. एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज. क्लियर? इतना क्लियर है आपको? अब आगे समझते हैं. ओके, I drink green tea. This clause could stand. This clause could stand alone as a sentence. Clear? तो जो भी क्लॉज अकेले आ सकती है, अकेले लिखा जा सकता है, उसकी मीनिंग कंप्लीट होगी एंड देयर इज नो डिपेंडेंसी, और वो किसी पे डिपेंड नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. राइट? आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं. अगर इस सेंटेंस को हम अकेले में लिख दे तो ये अपना सेंस देने में एकदम कैपेबल है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऐसा नहीं है कि आई ड्रिंक टी की मीनिंग तब तक क्लियर नहीं हो पाएगी जब तक हम दे ड्रिंक कॉफी नहीं लिख देंगे. क्लियर? इसकी भी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है. अगर इस सेंटेंस को अगर आप इस क्लॉज को अलग कहीं लिख देंगे अलग से, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये भी देख लीजिए आप, दे ड्रिंक टी, वे कॉफी पीते हैं. तो दे ड्रिंक टी आप अलग लिख के चेक कर लीजिए. ऐसा नहीं है कि दे ड्रिंक टी लिखा गया तो इसका लिखा मस्ट है. राइट? मींस अगर आप ये अकेले कहीं भी लिख देंगे तो ये भी क्लॉज अपनी मीनिंग देने में एकदम कैपेबल है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्लियर? ऐसा नहीं है कि ये इस पर डिपेंड है या ये इस पर डिपेंड है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे, जिसकी किसी भी प्रकार की किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, वो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं. राइट? तो यहां भी हम लिख सकते हैं कि दिस क्लॉज could stand alone as a sentence and that is independent also. क्लियर? यहां पर दोनों क्लॉजेस ऐसी हैं जिनको हम अकेले लिख सकते हैं, अकेले वो आ सकती हैं. एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में, वो एक सेंटेंस के रूप में अपनी मीनिंग देने में समर्थ है, कैपेबल है. देयर इज नो प्रॉब्लम. दोनों के डिपेंडेंसी एक दूसरे के प्रति नहीं है. राइट? बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे हमेशा याद रखिएगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे. मतलब उन दोनों क्लॉजेस की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे नहीं होगी, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं. मतलब अपनी मीनिंग देने में
एकदम कैपेबल होंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर उनको हम अकेले भी लिख देते हैं तब भी वो एक सेंटेंस के रूप में अपनी मीनिंग दे सकते हैं, अपनी मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं। राजन ठीक जा रहा है? अब भाई एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की हम आप बात करेंगे। पहला, she is famous, she is famous yet she is very humble, she is very famous yet she is very humble। क्लियर? हम्बल दैट इज मीक, एम डब्ल्यू की मीक भी बोल सकते हैं, विनम्र जिसको आप कहते हो, राइट? सी इज फेमस, सी इज फेमस, वो फेमस है, प्रसिद्ध है। येट, फिर भी, सी इज वेरी हम्बल, फिर भी वो क्या है? बहुत विनम्र है। आइए देखते हैं। येट एक कंजंक्शन है, इसके पहले कॉमा लगा हुआ है। येट आप अच्छे से जानते हो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट? अब एक चीज देखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाएंगे, राइट? तो पहली क्लॉज हमारी क्या है? क्लॉज नंबर 1, पहली क्लास याद करिए क्लॉज की। क्लॉज नंबर 1 क्या है बेटा? सी इज फेमस, पहली क्लॉज। बीच में कंजंक्शंस लगाकर हम दो क्लॉजेस को ऐड कर रहे हैं, तो दूसरी क्लॉज हमारी क्या हो गई? सी इज वेरी हम्बल, सी इज वेरी हम्बल। क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज मतलब जिसमें सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन हो, राइट? अब देखिएगा, अब हमको पता ये लगाना है कि प्रिंसिपल क्लॉज, अब सीधी सी बात है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और जो कंपाउंड सेंटेंस बनता है वो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जब हम ऐड करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। क्लियर? अभी उस पर हम आप बात करेंगे। सी इज वेरी फेमस, सी इज वेरी फेमस येट सी इज वेरी हम्बल, राइट? अब कोई भी सेंटेंस कंपाउंड होगा सिंपल होगा या फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। इसके लिए हमको कुछ बातों पर ध्यान देना है। क्लियर? कोई भी सेंटेंस कंपाउंड, सिंपल या कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? अगर हम आप सिंपल सेंटेंस की बात करें, पहला सिंपल सेंटेंस की बात करें, इसमें आपको बताया गया था देयर इज नो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? सिंपल सेंटेंस में कोई भी कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगी। सिंपल सेंटेंस बहुत डिटेल में बताया गया, आप प्लीज जाके वीडियो चेक करें। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनने के लिए पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको आप मेन क्लॉज भी कहते हो, राइट? इसी को हम आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सीसी मीन्स कोऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये बनाती है हमारे कंपाउंड सेंटेंस, राइट?
अगर हम आप यही बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो याद रखिएगा कि बच्चों में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर दिक्कत है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा। काफी बच्चे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब बहुत ही अजीब गरीब एग्जांपल्स देते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कई तरीके के सेंटेंसेस मिले हों, एक तरीके का मिक्स वेज टाइप का, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसकी वो मीनिंग, हिंदी जो मीनिंग निकालते हैं, तो दैट इज मिश्रित वाक्य, राइट। तो वो काफी बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं कि ऐसा एक सेंटेंस जिसमें कई तरीके के सेंटेंस आपस में मिला दिए गए हों तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज देखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा वही होगा जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगी प्लस एससी मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, राइट। क्लियर। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर, हमेशा याद रखिएगा। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन बनाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन बनाएंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनाएंगे, राइट। मींस अगर किसी भी क्लॉज के पहले अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है तो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर उसके पहले एक प्रिंसिपल क्लॉज मिला दिया जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अगर किसी भी क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, जैसे अनटिल, अनलेस, दैट, बिकॉज, वेरी, सॉरी, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, राइट, ये सारे कंजंक्शंस अगर लगे हुए हैं तो ये सब के सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाएंगे। और उसके पहले अगर कोई प्रिंसिपल क्लॉज है या बाद में प्रिंसिपल क्लॉज है तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आएगी, वो पहले नहीं आएगी, राइट। लेकिन जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी वो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। क्लियर, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर चूंकि हम आप कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, राइट। तो आप चेक करें क्लॉज नंबर 1 के पहले, मतलब सी इज फेमस के पहले देयर इज नो कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है। तो हमने क्लॉज जब हम आप पढ़ रहे थे तो वहां पर एक चीज क्लियर किया था कि जिस क्लॉज के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा होगा दैट इज आर प्रिंसिपल क्लॉज। यस, क्लियर। और जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन लगा होगा वो या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंजंक्शन, कि किस प्रकार का कंजंक्शन आया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, राइट। और ये हमारा क्या है? यस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मींस सी इज वेरी हम्बल, ये कौन सी क्लॉज हो गई? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई, राइट। तो सी इज फेमस, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई हमारी पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। Yet she is very humble, क्या हो गया? यस, सीसी मींस कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, राइट। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। मतलब ये एक क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। चीजों को आप प्लीज रटिए मत, समझने का प्रयास करें आप। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। क्लियर। आइए, राजदौर कैसे जा रहा है? ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेस, राइट। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि जब एंड आता है तब आप हो सकता है वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, इसलिए थोड़ा सा आप देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, राम
and Syam went to the city। तो आइए देखते हैं, यहां पर कंजंक्शन है, क्लियर, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारी ये प्रेडिकेट हो गया और वेंट हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है, क्लियर। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट थोड़ा सा आइडिया दिया गया है, आप पहले वीडियो चेक करें क्लास की, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। एंड कंडीशन यहां भी आया है, यहां भी आया है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, कुक्ड हमारी वर्ब है, डिनर उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये दो क्लॉजेस को जोड़ रही है, दूसरी क्लॉज हमारी क्या होगी, आई कुक्ड डिनर, ये क्लॉज नंबर 1 हो गया। ही वॉज द डिशेज, क्लॉज नंबर 2। यहां पे भी देखें, ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, द डिशेज क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। यहां पे चेक कर लीजिए आप, राम सब्जेक्ट नंबर 1, श्याम सब्जेक्ट नंबर 2, प्रेडिकेट हमारे पास एक ही है, प्रेडिकेट हमारे पास एक ही है, मींस वर्ब हमारे पास एक है, क्लियर। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में ऐसी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जहां पर दो सब्जेक्ट्स के लिए एक कॉमन प्रेडिकेट आएगा और वो सेंटेंस होगा हमारा सिंपल, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों, आप अच्छे से जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में एंड के थ्रू या फिर जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं हमारे, उनके थ्रू हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। लेकिन यहां पर एंड क्लॉजेस को नहीं जोड़ रही है, बल्कि दो वर्ड्स को जोड़ रही है जो कि वेंट वर्ब का सब्जेक्ट भी है। तो कहने का मतलब ये दो सब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, राइट। इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हों तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। यहां पर ऐसा नहीं कि राम के लिए अलग कोई वर्ब आई है, राम का अलग क्लॉज है, ठीक है, कि राम वेंट टू द सिटी, फिर एंड लगा के लिखा गया एंड श्याम वेंट टू द सिटी। अगर ऐसा होता कि राम वेंट टू द सिटी एंड श्याम वेंट टू द सिटी, दो अलग अलग क्लॉजेस होती है, दोनों की अपनी एक अलग अलग प्रेडिकेट आता, तब वहां पर ये कंपाउंड सेंटेंस में आते। लेकिन यहां पर एंड के थ्रू हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, ना कि दो क्लॉजेस को, राइट। तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। और कंपाउंड सेंटेंस में यही कंजंक्शन हमारी दो क्लॉजेस को जोड़ती है। तो आई कुक्ड डिनर, आई कुक्ड डिनर, ये क्लॉज नंबर 1 है हमारी, राइट। एंड ही वाज द डिनर, देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ये क्लॉज नंबर 2 है, क्लियर। तो ध्यान से समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ये दो वर्ड्स को, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रही है जो कि कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट लिए हमारा प्रेडिकेट कॉमन है, मतलब एक ही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इस सब्जेक्ट की अपनी वर्ब है, इस सब्जेक्ट की अपनी वर्ब है, राइट। तो यहाँ पर एंड जो है दो क्लॉजेस को जोड़ रही है। जब एंड दो क्लॉजेस को जोड़ेगी, कि जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे, जब दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे, तब वहां पर प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, राइट। तो आई कुक्ड डिनर, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा, ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई, राइट, गुड, प्रिंसिपल क्लॉज, क्लियर। ही वॉज द डिशेज, इस क्लॉज के पहले कौन सा कंजंक्शन लगा, यस, एंड कंजंक्शन आ गया, राइट। एंड ही वॉज द डिशेज, आई कुक्ड डिनर, मैंने डिनर बनाया, एंड ही वॉज द डिशेज, और उसने डिशेज को धो दिया, राइट। तो यहां पर ही वॉज द डिशेज के पहले एक कंजंक्शन लगा हुआ है, एंड दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बनाएंगे, राइट, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, मतलब सीसी, क्लियर, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब आप अच्छे जानते हो, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सा सेंटेंस, गुड, कंपाउंड सेंटेंस,
क्लियर? आइए आगे चलते हैं। राजस्थान कैसा जा रहा है? ये डिफ्रेंसिएशन समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है ना? ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बेटा बहुत, जो बैंड आता है तो सब धड़ाम से तुरंत बताते हैं कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन समझ लेना अच्छे से। कंपाउंड सेंटेंस होगा बेटा दो क्लॉज आएगी, और वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट आता है, राइट? तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा यार, यहाँ बच्चे रटने लगते हैं ना। सरला हैज, एक अकेला बच्चा है, सरला हैज अ रेड कार बट सरिता हैज अ ब्लू कार। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। सरला हैज अ रेड कार, सरला हैज अ रेड कार बट सरिता हैज अ ब्लू कार। ठीक, सरला हैज अ रेड कार, पहली क्लॉज, कंजंक्शन क्या लगा हमारा? बट, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। सरिता हैज अ ब्लू कार, दूसरी क्लॉज हमारी, सरिता हैज अ ब्लू कार, इसी क्लॉज के पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, राइट? बट मींस बट सरिता हैज अ ब्लू कार, ये दूसरी क्लॉज है हमारी, राइट? तो जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन लगा होगा वो तो या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। वो क्लॉज कोऑर्डिनेट है कि सबऑर्डिनेट है ये डिपेंड करेगा उसके कंजंक्शन पर। तो बट कौन सा कंजंक्शन है? यस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसका मतलब कौन सी क्लॉज हो गई? ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। सरला हैज अ रेड कार, चेक करिए क्या इसके पहले कोई कंजंक्शन आया? नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई? वेरी गुड, प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? अब आप अच्छे से जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? आई थिंक कंपाउंड सेंटेंस आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई हैं या आपको नहीं समझ में आया, राइट? हालांकि छूटा तो कुछ नहीं है, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज बारीकी से समझाया गया। मैं फिर से कह रहा हूँ क्लॉजेस को लेकर, और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि एज पर स्ट्रक्चर जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इसको बच्चे रटने का प्रयास करते हैं, इसके एग्जांपल्स को रटने का प्रयास करते हैं। आप याद रखें, आप चीजों को मगअप करके आपके पास हो सकता है कि 2-3 एग्जांपल्स हो आपके पास, 10 एग्जांपल्स हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो डेप्थ आपके पास नहीं होगी जो डेप्थ आपको चाहिए। तो प्लीज रटना छोड़ें और चीजों को समझना शुरू करिए, राइट? और if you have any kind of problem, please feel free to contact me, feel free to tell me. There is no problem at all, I am always with you all. ठीक है? Till that, thank you so much, see you next class, thank you. ठीक है बेटा, आज कुछ ज्यादा अंग्रेजी हो गई।